नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशियन में। इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में ही सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। पूरे यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में सबसे बड़ी यूनिट आपकी कौन-सी है? इकाई 2, जिसमें सिर्फ़ सिर्फ़ इतना लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जितना भी आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, ठीक है? जितनी भी कहानी है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है, ठीक है? द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़नी होती हैं। आज से मैं आपकी शुरुआत कर रही हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। पहला जो टॉपिक है वो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है। उसके बाद जो दूसरा आप टॉपिक देखेंगे तो आप सिलेबस में देखेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप 7209973250 पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है? और एक वेबसाइट भी है मेरी हिंदी ओशन की, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको वो लिंक मिल जाएगा और उसमें आपको क्रम के अनुसार सारे ही नोट इकाई 1 से लेकर के इकाई 10 तक आपको मिल जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो इसमें पद्धतियाँ पूछी गई हैं कि जब इतिहास लेखन किया जा रहा था हिंदी साहित्य का, तो उसकी लिखने की पद्धतियाँ क्या थी? मेथड होते हैं ना लिखने का। तो यहाँ पर बताते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं, वो कौन-कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो पद्धति आई थी वो वर्णानुक्रम पद्धति थी। वर्ण का मतलब क्या है? जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, वर्ण उसी को कहते हैं ना, ठीक है? तो इसमें वर्णमाला जो है, जो हमारी क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ठीक है? तो ये वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं इसको और इसमें लेखकों के कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णाक्रमण के अनुसार किया जाता था। जैसे किसी का नाम अगर मान लीजिए क से है, तो उसका जो कर्म है वो हिंदी साहित्य का इतिहास में जब लिखा जा रहा था, तो उनका नाम पहले आ रहा था और जिनका नाम ग या घ या ख से है, तो वो उनका नाम बाद में आ रहा था, ठीक है? तो इस प्रकार से वर्णानुक्रम पद्धति में कौन-कौन से सबसे पहले गारसा दत्तासी का नाम आता है। इनका जो ग्रंथ है वो है इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। सबसे पहला ग्रंथ यही माना जाता है। कौन-सा इतिहास ग्रंथ है ये? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी। इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था, 1839 में और 1847 में। तो याद रखिएगा कि इस्तवार ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी कितने भागों में विभाजित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग आया था 1839 में और दूसरा भाग आया था 1847 में। द्वितीय संस्करण में इस ग्रंथ के 3 भाग हो गए। तो याद रखिएगा जब द्वितीय संस्करण आया इसका, तो इसके कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। जिनका प्रकाशन सन 1871 में हुआ। तो तीनों भागों का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में। इतना डिटेल में प्रश्न तो नहीं आता है, ज्यादातर प्रश्न आपका गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ पूछा जाता है कौन सा है और कितने भागों में विभाजित है और उन दोनों का प्रकाशन वर्ष। तो जो गारसा दत्तासी हैं, वो उन्होंने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है ये, वो किस भाषा में लिखा है? तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा है। इसमें 738 कवियों के जीवन का वर्णन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये तथ्य मिल रहे हैं आपको। कितने कवियों का वर्णन मिलता है? 738 कवियों का जीवन वृत्त इसमें दिया गया है। इनमें 72 हिंदू के हैं, बाकी सब उर्दू के कवि हैं। सबसे बड़ा इसमें दोष यही है कि इसमें मात्र 72 हिंदू का ही उल्लेख मिलता है, बाकी सब किसका मिलता है? उर्दू जितने भी कवि हैं। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गारसा द लिटरेचर हिंदुस्तानी। पहला पॉइंट 1839 में प्रकाशित हुआ था, पहला भाग, दूसरा भाग 1847 में। फ्रेंच भाषा का है, कितने कवियों का वर्णन मिलता है? 738 कवियों का वर्णन मिलता है। कितने भागों में विभाजित है? तो 2 भागों में विभाजित है। इसमें 72 हिंदू कवियों का वर्णन मिलता है, बाकी सब उर्दू कवि हैं। और कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है? आशा करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा अगर देखा जाए तो वर्णानुक्रम पद्धति में शिव सिंह सेगर की रचना आती है। इतिहास ग्रंथ इनका है शिव सिंह सरोज। इन्हीं के नाम से इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। शिव सिंह सेंगर ने क्या नाम रखा था? शिव सिंह सरोज। 1883 में ये आया था। ठीक है? पहला कब आया था? इस्तवार लाल लतेतर एंदुई हिंदुस्तानी 1839 में, फिर 1883 में ये प्रकाशित होता है। इसमें कितने कवियों का वर्णन मिलता है? 1003 कवियों का परिचय इसमें मिलता है। इस पद्धति से लिखे हुए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी व दोषपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है? तो ये जो पद्धति है, इसमें जो इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए हैं इस पद्धति से, वो अनुपयोगी भी माने जाते हैं और दोषपूर्ण माने जाते हैं। काल क्रमानुसार जो हुई थी पद्धति, उसमें अगर देखा जाए
तो इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है, मतलब काल के आधार पर। और काल के आधार पर मतलब जो प्रायः जो कृतिकार होते थे, उन्हीं का जो जन्म दिवस होता था या जन्म तिथि होता था, उन जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता था। तो काल क्रमानुसार में सबसे पहले आता है नाम जॉर्ज ग्रियर्सन का। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है, इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कई कई बार परीक्षा में बन चुका है। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो टीजीटी पीजीटी का पेपर है उसमें ज्यादातर पूछा जाता है। कौन सा ग्रंथ है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1889 में ये आया था। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। प्रकाशित कब हुआ था? प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिएगा, 1839 में। और कहाँ किस में छपा था? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी थी ऑफ बंगाल, तो उसी पत्रिका के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित हुआ था। किशोरीलाल गुप्त ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास माना है। पूछा जा सकता है, पहला अगर बोला जाएगा तो पहला तो माना जाता है इस्तेवार लाल लिटरेचर जो आपका गारसा दासी ने लिखा है, परंतु किशोरीलाल गुप्ता ने क्या माना है? तो किशोरीलाल गुप्त ने माना है इसको प्रथम क्रमबद्ध इतिहास माना है। इसमें कितने कवियों का वर्णन मिलता है? तो 952 कृतियों का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, 952 कृतियों का वर्णन मिलता है इसमें। कृति मतलब जो भी बुक उसमें आई है, जो भी बुक्स लिखी गई हैं, तो वो इतिहास लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, हिंदी साहित्य से संबंधित। फिर कालक्रमानुसार आता है नाम मिश्र बंधु का। इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद है इनका। कौन सा इतिहास है? मिश्र बंधु विनोद। जैसे सरोज, इसमें माफ कीजिएगा, सरोज सिंह सेंगर का है, सरोज शिव सिंह सरोज, है ना, शिव सिंह सेंगर का है शिव सिंह सरोज। उसी प्रकार से मिश्र बंधुओं का है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, याद रखिएगा। ये कितने भागों में विभाजित है? प्रश्न बना था अभी। इसके 4 भाग हैं। ठीक है, प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कितने भाग है? कुल 4 भाग है। और जो 4 भाग में जो 3 जो भाग है वो कितना प्रकाशित हुए थे? 1913 में। और जो बाकी एक जो बचता है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में। याद रखिएगा। मिश्र बंधुगण इसमें कौन कौन है? तो श्याम बिहारी मिश्र है, सुखदेव बिहारी मिश्र है और गणेश बिहारी मिश्र है। इसी में प्रश्न बनता है, श्याम को ही कृष्ण बिहारी लिख देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्याम बिहारी मिश्र हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं और गणेश बिहारी मिश्र हैं। तो ये 3 मिश्र बंधु हैं। तो इन्हीं के द्वारा रचित इस ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय मिलता है? बहुत ही वृहद माना जाता है, 4591। कितने? 4591 कवियों का परिचय मिलता है। ठीक है, और शुक्ल जी की पुस्तक जिसको पढ़नी है, हिंदी साहित्य का इतिहास, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखी है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास आप वहां पर देखेंगे यूट्यूब चैनल में, तो कुल आपको 97 वीडियोस मिल जाएंगे। पूरी पूरी पुस्तक को मैंने पढ़ाया है। वहां से जाके अगर आप ये पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए हिंदी साहित्य का जो आधार है, जिसको आधार ग्रंथ भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये मैंने पूरी पढ़ाई है। इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। आपका जो इकाई 2 है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है, जितने भी है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, अन्य गद्य विधाएं, आलोचना, ठीक है, डायरी, ये संस्मरण, ये सारी चीजें आपको वहां से समझ में आ जाएंगी। 400 कितने कवियों का वर्णन है? 4591 कवियों का परिचय समाहित किया गया है। कवियों के नामों पर 14 उपकालों की स्थापना की गई है ना। तो कवियों के नाम इसमें 14 जो है वो उपकालों की स्थापना की गई है। डॉक्टर राम कुमार शर्मा के अनुसार साहित्य के प्रथम इतिहास को विस्तार पूर्वक लिखने का श्रेय मिश्र बंधुओं को अवश्य है। तो राम कुमार यहाँ वर्मा होना चाहिए। राम कुमार वर्मा के अनुसार साहित्य के प्रथम इतिहास को विस्तार पूर्वक लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मिश्र बंधु विनोद को, क्योंकि कितना बड़ा ग्रंथ है, यहाँ से आप कवियों की संख्या को ही अनुमान लगा सकते हैं। तीसरी पद्धति कौन सी आती है? तीसरी पद्धति आती है वैज्ञानिक पद्धति। पहली पद्धति कौन सी पढ़ी हम लोगों ने? वर्णानुक्रम पद्धति पढ़ी। दूसरी काल क्रमानुसार पद्धति पढ़ी। तीसरी पद्धति पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है। तो इसमें न नाम को लेकर के चर्चा का विषय बनाया गया, ना उनके जन्म तिथि को लेकर चर्चा का विषय बनाया। जो वैज्ञानिक था, मतलब जो निरपेक्ष था, इतिहास लेखक के जो पूर्णतः निरपेक्ष था, सिर्फ उनकी जो कृतियां थी और उन कृतियों को लेकर के जो तटस्थ रह करके जो तथ्य संकलन किया गया, वो वैज्ञानिक पद्धति कहलाई।
तो उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है कौन? वैज्ञानिक पद्धति। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप में होती है, मतलब क्रमबद्धता भी होती है और तर्क रूप से सारी चीजें एक क्रम के अनुसार में दी गई हैं। जो ये जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न बनता है यहाँ से गणपति चंद्र गुप्त की, और ये बाकी भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण है ना, वो भी पढ़ाऊंगी और उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की जो किताब है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1965 में प्रकाशित हुई थी। फिर आती है विधेयवादी पद्धति। अब ये पद्धति कौन सी है? ये साहित्य इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। और आप विधेयवादी पद्धति को देखेंगे तो ये जो आपके शुक्ल जी हैं, इन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति में जो जन्मदाता है टेन या तेन माने जाते हैं। तो विधेयवादी पद्धति का जो जन्मदाता किसको माना जाता है? तो जो कवि तेन है, पाश्चात्य आलोचकों में तेन कवि, उनको माना जाता है ये विधेयवादी पद्धति का आविष्कारक, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ठीक है, तो ये विधेयवादी पद्धति है। इसमें जाति का, वातावरण का और क्षण विशेष का। और आप देखेंगे कि जब शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो जो भी अब कवि आते हैं, जैसे केशवदास हैं, चिंतामणि है, या फिर मान लीजिए आदिकाल में जो भी आप उन्होंने जैन साहित्य बताया है, बौद्ध साहित्य के बारे में बताया है, तो उन्होंने उनकी जाति, उनका वातावरण, वो कहाँ पले बढ़े और किस क्षण विशेष उनका क्या रहा है, तो इन सब की चर्चा वो अपनी पुस्तक में करते हैं। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें आवश्यक होता है? उससे संबंधित जातीय परंपरा क्या रही है, तदयुगीन वातावरण कैसा रहा है, परिस्थितियों का वर्णन एवं विश्लेषण करना आवश्यक होता है। किस पद्धति में? विधेयवादी पद्धति में। प्रश्न बन सकता है यहाँ से। हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। ठीक है, और आप मुझे बताइएगा हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आना चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये आपका तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है, और इसका जो जन्मदाता कहा जाता है वो तेन कवि को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें तो आ ही जाएगा आपका प्रकाशन वर्ष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास कब आया था? 1929 में प्रकाशित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हिंदी शब्द सागर जो कि नागरी प्रचारणी सभा से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ था। यहां से प्रश्न बन सकता है, कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। और कहां से? शब्द सागर जो नागरी प्रचारणी सभा से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ था, उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था। क्या भूमिका के रूप में लिखा गया था? ये पूरा पूरा इतिहास जो आजकल हम लोग बुक के रूप में पढ़ते हैं, तो ये एक तरीके से भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसके लिए हिंदी शब्द सागर की नागरी प्रचारणी सभा से जो 10 खंडों में विभाजित है, उसी की भूमिका के रूप में लिखा गया था यह हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें कवियों का परिचय विश्वबंधु विनोद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इनमें कवियों का परिचय किसमें। और ये जब पुस्तक में पढ़ाती हूँ ना, तो रामचंद्र शुक्ल खुद ही बताते हैं कि मैंने इस आधार ग्रंथ को तैयार करने के लिए किन किन पुस्तकों का सहारा लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने इस पुस्तक का सूत्रपात किया, और उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों में वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया। उनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट ये वक्तव्य है, अक्सर परीक्षा में आता है और एक बार पैराग्राफ भी इससे पूछा गया था। क्या कहते हैं शुक्ल जी? कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की वित्तवृत्ति नहीं है, चित्तवृत्ति होगा, चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या कहते हैं? कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है हिंदी साहित्य की भूमिका। अब ये जो मैं रचनाएं पढ़ा रही हूँ, ये रचनाएं भी आपको पढ़ाऊंगी जब नेक्स्ट क्लास आप देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पे क्लास मिलेगी, वो भी क्लास देखिएगा। इकाई 2 मैंने कोशिश की है कि इकाई 2 जो है वो आपकी पूर्णतया पढ़ा दी जाए, और जो यूट्यूब में बच्चे देख रहे हैं वो भी उनके लिए भी लाभदायक है, और जो पेड मेंबर्स हैं वो भी, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो रचनाएं हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953 में प्रकाशित हुआ।
हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भूमिका आई हजारी प्रसाद द्विवेदी की 1940 में, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्होंने लिखा 1952 में, और उद्भव और विकास लिखा 1953 में। ठीक है, याद रहेगा, इसको याद कर लीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब आया था? 1938 में। नागरिक विचारणी सभा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 18 खंडों में विभाजित है, 1961 में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य इन्होंने लिखा, और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, रीति काव्य की भूमिका, ये दो किताबें हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और रीति काव्य की भूमिका। मोतीलाल मिनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939, और राजस्थानी पिंगल साहित्य, 3 पुस्तकें मोतीलाल मिनारिया की हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का इतिहास 1960 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का है साहित्य का इतिहास दर्शन। नलिन विलोचन किससे हम लोचन से क्या करते हैं? दर्शन करते हैं ना, तो इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। फिर परशुराम चतुर्वेदी की रचना है उत्तर भारत की संत परंपरा। परशुराम चतुर्वेदी की कौन सी रचना है? संत परंपरा है, याद रखिएगा, भारत की संत परंपरा। सूर्यकांत शास्त्री का है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930 में आया था। किसका है? सूर्यकांत शास्त्री का है विवेचनात्मक इतिहास। बाबू श्याम सुंदर दास का है हिंदी भाषा और साहित्य, 1930 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दोनों ही पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक हिंदी साहित्य को अगर यदि पढ़ना है तो इनकी पुस्तक बहुत ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। 1996 में ये प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 में आई थी। राहुल सक्रेतियान हिंदी का लोक साहित्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लोक साहित्य लिखते हैं राहुल सक्रेतियान जी। एडवन ग्रीव्स ये अंग्रेजी लेखक हैं। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में आई थी। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1917 में आई थी एडवन ग्रीव्स। FEK ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखते हैं FEK, 1920 में आई थी। कृपाशंकर शुक्ल का हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 1934 में आई थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, 1930 में आई थी। डॉक्टर सुमन राजे साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। ठीक है, तो संरचना और स्वरूप में रामस्वरूप चतुर्वेदी को मत लगा दीजिएगा, सुमन राजे का है हिंदी साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। विजेंद्र स्नातक का हिंदी साहित्य का इतिहास, 1996 में आया। रामविलास शर्मा का है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न बनता है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, और अनुक्रम वाले प्रश्न आते हैं, इसी वजह से इसका जो क्रम है आप जरूर याद रखिएगा। 1942 में यह प्रकाशित होती है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य 1945 में आई थी। गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, इसको लिख लीजिएगा, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1937 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित किताबें थी वो मैंने बता दी, और साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी 3-4 पद्धतियां मैंने आपको बता दी। ठीक है, और बाकी जो आपका आगे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। और हाँ, जिसको भी ये PDF चाहिए वो आप 7209973250 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। सभी का आभार एवं धन्यवाद।